बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। तो मैं इमरान की वापसी की एपिसोड नंबर 8 लेके हाजिर हुई हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमकिन है कि जेम्स की मौत के बाद मेरी वफ़ादारी जांचने का ये तरीका इख्तियार किया गया हो। पेशती ज़बर में लिखा है कि लड़कियों को इतनी दूर की कोरी नहीं लानी चाहिए। शायद मुझ पर जेम्स के कातलों से साजबाज का शक किया जा रहा है। मायरा ने झुकते हुए लहजे में पूछा। सफदर ने इमरान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर छाई हिमाकत के साए कुछ और गहरे हो गए थे। तुम मेरी तवक्को से ज़्यादा होशियार निकली। इमरान तवील सांस खींचकर बोला। क्या मैं ये समझने में हक व जानिब नहीं हूँ? वो फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुराए। इमरान खामोश खड़ा मायरा को घूरता रहा, फिर सफदर को पीछे आने का इशारा करता हुआ पलटकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर सफदर सेल का दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला। सड़क सुनसान थी। डिफेंस कॉलोनी के अंदरूनी सड़कों पर वैसे भी हू का आलिम रहा करता था। 2000 गज की कोठियों बल्कि महलों में रहने वालों के लिए उनके घर के अंदर ही एक दुनिया बात रहती थी। उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत शादो नादिर ही कभी पेश आती। यहाँ तक कि लोड शेडिंग भी उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर नहीं कर पाती थी। रियासत दर रियासत की इस्तिलाह उनके लिए मौजूद तरीन थी, क्योंकि उनके पास सब ही कुछ तो होता था। बिजली के लिए जनरेटर, पानी के लिए बोरिंग, ज़ाती हिफाजत के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की फ़ौज। बस कमी थी तो ज़ाती करेंसी के अजरा की, वरना शायद परचम भी उनके अपने अपने ही होते। सर के उन कोठियों के मकीनों के लिए हकीकी मायनों में नो मैन लैंड थी, जहां वाकई आदम नज़र आता था ना आदमजाद। ऐसी ही किसी सड़क पर कई घंटों के लिए भी कोई स्याह बंद शीशों वाली कार स्टार्ट हालत में खड़ी रहती तो पास से खाल गुजरने वाले बहुत यही समझते कि साहब लोगों के इंतज़ार में कोई ड्राइवर एयर कंडीशन या हीटर ऑन करके अताउल्ला इस्ता खिलवी की तानों से दिल बहला रहा है। इस हालत में कि सीट हालत इस्तराहत में है तो पा है स्टीयरिंग पर। ऐसे मनाजिर यहाँ रोज़ाना बल्कि शबाना का मामूल थे, वरना आम इंसानों की किसी बस्ती में अगर ऐसी गाड़ी किसी के घर के बाहर रात भर खड़ी पाई जाती तो उस घर की खवातीन सुबह होते ही मोहल्ले में शहरत दवाम की हकदार करार पाती। शायद इसीलिए कि वो स्याह रंग के अंधे शीशे वाली टोयोटा कोरोला किसी की तवज्जो का मरकज़ नहीं बन पाई थी, जिसमें रात के किसी पहर मायरा दरगर की आंख खुली। उसने खुद को उस कार की पिछली सीट पर पड़े पाया। वो बौखला कर उठ बैठी। कार उसकी अपनी थी, इंजन स्टार्ट था और हीटर भी ऑन था, लेकिन वो तो MSS वालों की कैद में थी। उसके जहन में धमाका हुआ, फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? आहिस्ता आहिस्ता गुजरे वाक़यात उसके जहन के पर्दे पर उभरना शुरू हो गए। फूली हुई मूंछों वाले के बिना कुछ कहे कमरे से निकल जाने के बाद मायरा कुछ देर गुमसुम जहाँ थी वहीं खड़ी रही थी। वो ये समझने से कसी रही थी कि इस तरह अचानक उन दोनों के चले जाने का क्या मतलब ले। फिर कुछ ही देर बाद एक मास्क पोश औरत उसके लिए खाना और चाय की ट्रे रख गई। खाना कहाँ से खाती जब भूख ही उड़ चुकी थी। अलबत्ता चाय मुजमहल आसाब को मुतजम्मा करने में मददगार हो सकती, लिहाजा उसने सिर्फ चाय पी थी और फिर शायद बैठे बैठे ही सो गई थी। उसने कार के शीशों से बाहर झांका। जल्दी उसे अंदाज़ा हो गया कि वह अपने घर से ज़्यादा फासले पर नहीं है। अंदर ही से फलांग कर वो ड्राइविंग सीट पर आ गई। इस दौरान उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। यह बेहोशी की उस दवा का असर था जो चाय के ज़रिए उसके मैदे में उतारी गई थी। फिर सिर्फ 3 मिनट में ही वो अपने घर पहुंच चुकी थी। रास्ते भर ये सोचती आई कि आखिर उसको इस तरह आज़ाद क्यों कर दिया गया। उसके मेज़बान कौन थे? क्या वाकई MSS या फिर CIA, जो इस तरीके से उसकी वफादारी और आसाब की आजमाइश कर रही थी? उसका जहन बुरी तरह उलझ रहा था और उस उलझे हुए जहन को राह रास्त पर लाने का रास्ता गर्म पानी के शावर से होकर गुजरता था। नहाने के लिए लिबास उतारते वक्त दफतन एक तय किया हुआ नीला कागज़ फिसल कर फर्श पर जा गिरा। साफ जाहिर था कि धोबी या दूध कबील या दर्दी का हिसाब तो हो नहीं सकता था। अपने मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी की बदौलत वो इन इल्लतों से मावरा थी, इसलिए लिबास से किसी कागज़ के बरामद होने पर चौंक पड़ना कुदरती अमर था।
सड़क से झुककर उसने कागज़ को उठाया और तह खोलकर उस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगी। शायद गिर ही पड़ती अगर फ़ौरन ही सतून का सहारा ना ले लेती। तहरीर पढ़ते ही उसकी सांसें बेतरतीब हो गई थी। सर्दी के मौसम में भी माथे से पसीना फूट पड़ा था। बाथरूम से फारिग होकर 1 घंटा लगा था उसे खुद को मुजतमा करने में, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला नहीं कर पाई थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इतनी समझ तो रखती थी कि उसे आज़ाद करने वालों ने उसकी निगरानी का खातिर ख्वाह इंतज़ाम कर रखा होगा और वो लाज़मन ये जानने की कोशिश करेंगे वो किससे रब्ता करती है और कहाँ जाती है। फिर क्या किया जाए? हाथ पर हाथ धरे बैठना भी कोई हल ना था। जेम्स के ऊपर वालों को ये मुतल्ला किए बगैर भी चारा ना था कि अगर ये उन्हीं की जानिब से आजमाइश नहीं तो फिर हरीफ सेक्रेट सर्विस की नज़रों में आ चुकी है। दफतन उसे एक ख्याल आया। फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने अपने टीवी चैनल के नंबर मिलाए। ऑपरेटर ने उसकी आवाज़ सुनते ही बराह रास्त CEO से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आधे ही घंटे के अंदर चैनल की बेल्ट प्रूफ वैन सख्त सिक्योरिटी हसार में मायरा को लेकर चैनल के दफ्तर की तरफ रवां दवा थी। हालांकि अभी दिन की शिफ्ट के दफ्तरी औकात-ए-कार का आगाज़ नहीं हुआ था, इसके बावजूद काफ़ी पुरजोश इस्तकबाल हुआ था। चीफ एग्जीक्यूटिव और न्यूज़ डायरेक्टर भी इत्तला मिलते ही पहुंच गए थे। चंद मिनट बाद ही चैनल पर उसकी वापसी की खबर जारी कर दी गई। मायरा ने इस दौरान अपनी गुमशुदगी के आयाम के हवाले से कोई बात नहीं की और ना ही किसी के इस्तफसार के जवाब में कुछ बताया। न्यूज़ डायरेक्टर से कह दिया था कि सर में शदीद दर्द है, इसलिए कुछ देर अपने दफ्तर में ही आराम करना चाहती है और यह भी कि उस दौरान उसकी नींद में खलल ना डाला जाए। वो बेचारा शाने उचका कर रह गया, वरना ख्वाहिश तो यह थी कि मायरा का लाइव इंटरव्यू बिला ताख़ीर टेलीकास्ट किया जाए, लेकिन वादिल खासा इजाज़त देनी ही पड़ी। दफ्तर में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। बेहद कुशादा और आलिशान कमरा था। सफ़े अव्वल के न्यूज़ एंकर में शुमार होता था, इसलिए सहूलियत भी शायाने शान थी। रेफ्रिजरेटर से वोडका की बोतल निकाल कर 2 घूंट बड़े और आरामदा काउच पर लेट कर आंखें बंद कर ली। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान पेश आए वाक़यात किसी फिल्म की तरह ज़हन के पर्दे पर चलने लगे। दफतन उसे याद आया कि जेम्स ने राब्ते के लिए जो ट्रांसमीटर उसे दिया था वो तो अलमारी में बंद है। उठी और लोहे की तजोरी नुमा अलमारी का नंबरों वाला लॉक खोलकर ट्रांसमीटर निकाल ले, ऑन करके अपने सामने रखा और इस तरह घोड़ने लगी जैसे वही उसकी तमाम तर उलझनों का बिला शिरकत गैर जिम्मेदार हो। पूरे 3 मिनट बाद ट्रांसमीटर में से ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे महकमा टेलीफोन की 2 लाइनों में आपस में फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे हों। मायरा उन आवाज़ों से कतई लाताल्लुक़ बैठी रही। उस दौरान तयशुदा नीला कागज़ उसकी मुस्तरिब उंगलियों के दरमियान गर्दिश करता रहा। शायद जानना चाहती थी कि ट्रांसमीटर पर दूसरी तरफ से रब्ता किया जाने से कबल हर बार यही रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। ऐसा बज़ाहिर इसलिए किया जाता है अगर ट्रांसमीटर असल एजेंट के बजाय किसी और के हाथ लग जाए तो उसकी आंखों में धूल झोंकी जा सके। उसका मतलब ये था कि जब तक वो 3 सेकंड के लिए स्किनर पर उंगली ना रख दे और वो इन फिंगरप्रिंट्स को मायरा के हकीकी प्रिंट्स के तौर पर शनाख्त ना कर ले, रिकॉर्डिंग जारी रहती। उसे बताया गया था कि अगर फिंगरप्रिंट शिनाख्त ना हो पाए तो चंद ही लम्हों में ये डिवाइस नकारा कर दी जाएगी। नकारा करने की सूरतगिरी क्या होगी वो उससे कतई नावाकिफ़ थी। उसके बाद मायरा ने एक अजीबोगरीब हरकत, उसने पूरे 3 सेकंड तक उंगली स्कैनर पर जमाए रखी, फिर अपनी जगह से उछलकर मुखालिफ सेमत इस तरह दौड़ लगाई जैसे बच्चे शबरात पर पटाखे को आग दिखाने के बाद दौड़ पड़ते हैं, कहीं खुद ही चिंगारियों की जद में ना आ जाए। मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन कान दबाए पड़ी रही। इस दौरान अपने दिल की हरकत तो उससे बाआवाज़ बुलंद सुनाई दे रही थी। चंद लम्हे कमरे में मौत का सन्नाटा तारी रहा। दफतन कार फाड़ के पर्दे फाड़ देने वाला ज़बरदस्त धमाका हुआ, इतना शदीद कि न सन्नाटा कायम रहा न बाआवाज़ बुलंद सुनाई देती दरकते दिल की पुकार। पूरी तरह होश खोने से कबल मायरा ने गर्म हवा का थबेरा अपने गाल से टकराता महसूस किया था। नीला कागज़ बदसूर मट्ठी में दबा रहा। उसका खदशा दुरुस्त साबित हुआ था। जोलिया बुरी तरह अकता चुकी थी। X2 पर उससे रह कर गुस्सा आता
था और इस गुस्से का हदफ बनता था इमरान यानी जफरुल मलिक। जोलिया हैरान थी कि इमरान को हो क्या गया है। कहता था नमूने का असर है। कमरे से बाहर निकलना तो दरकिनार जोलिया से बात करने से भी कतराने लगा था। इधर उस रात की डांट टिपट के बाद एक्स2 ने भी रब्ता नहीं किया था, बल्कि जोलिया की कॉल भी वसूल नहीं की थी। जोलिया का ख्याल था कि एक्स2 ने शायद इमरान को भी डांट पिलाई है, वरना इमरान की ये लाताल्लुकाना कैफियत उसने कभी नहीं देखी थी। यहाँ काम का मकसद उसकी समझ से बालातर था। डंकन मोर और उसकी टीम के अरकान कोठी से बाहर भी जाते रहते थे। वो डंकन मोर भी गुज़िश्ता रात गायब रहा था। क्या एक्स2 इन दोनों को यहाँ बेचकर भूल गया था? अगर ऐसा ही था तो वो किसी अनहोनी से कम ना था। दिन भर वो डंकन मोर की दोनों लैंड क्रूज़र को हाथ पर हाथ धरे गेट से निकलते और वापस आते देखती रहती थी। ले दे के जोलिया के पास वक्त गुजारने का कोई हरबा था तो वो आदम बेदार था। वो उस पर हजार जान से फरेफ्ता हो चुका था। दिन में कई बार अपनी बीवी के इलाज के बहाने उसे घर के अंदरूनी हिस्से में बुलाकर बिठा लेता और अपनी गज़लें सुना कर उसे बोर करता रहता था। जोलिया की राय में आदम बेदार ने उसमें दिलचस्पी के सबब ही सफ़ेद फार्म गैर मुल्की मेहमानों पर उन दोनों की आमद का असल मकसद जाहिर नहीं किया था। मेहमानों को उसने यही बताया था कि डॉक्टर जोलिया को अपनी बीवी के इलाज की गर्ज से बुला रखा है। इस दौरान डंकन मोर से एक दो दफ़ा जोलिया का सामना हुआ था, लेकिन नौबत हेलो हाय से आगे नहीं बढ़ी थी। दरअसल ये भी जोलिया का अपना ही फैसला था और उसकी बुनियाद एक्स2 के वही अहकामात थे जिनके तहत वो खुद को महदूद करने पर मजबूर हुई थी। एक्स2 ने यह भी बताया था कि उसके और इमरान की निगरानी की जा रही है। बज़ाहिर उसका यही मतलब था कि यह निगरानी डंकन मोर के लोग कर रहे थे। अगर वो असलियत से वाकिफ़ थे तो फिर उन दोनों के यहाँ मज़ीद क़याम का कोई जवाब नहीं बनता था। जो कुछ भी हो, लेकिन एक्स2 ने आंखें और कान खुले रखने और हालात का जायज़ा लेने से तो उसे नहीं रोका था, लेकिन वो करती भी क्या? जो कुछ सनसनीखेज उसने शाहज़ार के बारे में दरियाफ्त किया था उससे तो एक्स2 पहले ही वाकिफ़ था। तो फिर क्या उसे और इमरान को यहाँ इसलिए रोका गया था कि वो डंकन मोर के आसपास ही रहें, इसलिए कि बवक्त ज़रूरत उस पर हाथ डाला जा सके। इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी होने जा रहा था उसका बराह रास्त ताल्लुक़ शाहज़ार से ही था। लेकिन ऐसा क्या हो सकता था? अखबारात में शाहज़ार के हवाले से तवातुर से इत्तलात आती रहती थी और किसी हद तक वो उनमें दिलचस्पी भी लेती रही थी। कई आलमी ताकतें इस खित्ते में दिलचस्पी ले रही थी। बहरहाल जोलिया ने फैसला किया है कि अगर अब डंकन मोर से सामना हुआ तो वो उससे कतराने की बजाय अपने तरीके से खरीदने की कोशिश करेगी और फिर उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। इसी शाम जब वो सिटिंग रूम में एक रिसाले की वर्कगर्दानी कर रही थी और आदम बेदार उसे काफ़ी देर विदा करने के बाद किसी काम से अपनी ख्वाबगाह में गया था कि डंकन मोर खुद ही वहाँ आदम का काफ़ी के 2 कप उसके हाथ में थे। जोलिया ने एक दिल आवेज़ मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया था। मेरी तरफ से काफ़ी की दावत कबूल कीजिए, जोलियाना बेतकल्लुफ़ लहजे में मुखातिब करते हुए उसने एक कप जोलिया की तरफ बढ़ा दिया। ओह, मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर मोर। काफ़ी का ये कप बेदारी दूर करने में मददगार साबित होगा। जोलिया मानी है अंदाज में मुस्कुराई। डंकन मोर की उम्र यही कोई 40 साल के लगभग रही होगी। मोटे फ्रेम का शीशा हमा वक्त आंखों पर जमा रहता था। दबी शीशे के पीछे से आंखें अपने असल हजम से कहीं ज़्यादा फैली हुई बल्कि बेहंगम नज़र आती थीं। अगर इस लिहाजा दौरान गुफ्तगू यह अंदाज़ा करना नामुमकिन था कि किस बात पर उसके एहसासात किस तरह तब्दील होते रहे हैं। इन लवाजमात के तड़के के साथ अपने 6 फुट के शरीर जिस्म के होते हुए वो किसी यूरोपीय यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नज़र आता था। कमर में खफीफ सा झुकाव भी शायद इसी प्रोफेसरी का मरहूने मिन्नत था। रस्मी जुमलों के तबादले के बाद बातचीत का रुख जोलिया के शोहर की तरफ मुड़ गया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ वो आपके साथ क्यों चले आए, जबकि आपका क्या खालिस्तान पेशा वराना ज़रूरत के तहत है? यकीन मानिए मैं ये सवाल किसी मुकामी खातून से हरगिज़ ना करता, लेकिन इसमें बुरा मानने का कोई जवाब नहीं। वैसे भी मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ। वो गमगीन अंदाज में मुस्कुराई। ओह, मैं शर्मिंदा हूँ। डंकन मोर का लहजा कुदरे मुआज़रत खाना रंग इख्तियार कर गया। देखिए साहब, बात है मैं खुद भी उनकी इस आदत से परेशान हूँ और मुझे कहने दीजिए कि ये बात मैं भी किसी मुकामी शख्स से ना कहती, क्योंकि आप भी मेरी तरह सिर्फ इसलिए वैसे इस मुआशरे का चलन यही। इसका मतलब है बीवियों को तन्हा कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसा भी नहीं, लेकिन किसी हद तक ये सच भी है, यानी हर जगह आपके साथ। जी हाँ। खुद क्या करते हैं? पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से भी शगुफ रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी? डंकन मोर के लहजे में तमस्खर उभर आया।
शायद आप यकीन ना करें, लेकिन इसी सबब मुक्तदिर हलकों तक भी पहुंच चुके हैं। क्या वाकई लहजे में तमस्खुर की जगह हैरत ने ले ली थी। दरअसल हाथ की लकीरों में उलझे लोगों की बड़ी तादाद उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होती है जो ज़हनी आर्ज़ों का शिकार रहते हैं। बहुत खूब, यानी आप दोनों को ही एक दूसरे के क्लाइंट से ही अपने लिए भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसी ही बात है। इस लिहाज से तो आपके लिए उनका साथ खासा मुनफरद बख्श रहता होगा, लेकिन हमा वक्त का साथ एक दूसरे की शक्ल से बेदार कर देने का सबब भी तो बन जाता है। मिस्टर आदम से किसी पुरानी शनासाई के सबब ही यहाँ क़याम की रहमत उठानी पड़ी होगी आपको, वरना इलाज की गर्ज से मुआलिज का मरीज़ के घर क्या अचंभे की बात है। मिसेस आदम मेरी क्लास फेलो रही हैं, जोलिया बेदरक कह गई, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि आदम बेदार ने असल मामला डंकन मोर पर जाहिर नहीं किया था। जाहिर है किसी जज्बाती वाबस्तगी के सबब ही ऐसा मुमकिन है। आप शायद किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मिस्टर आदम ने बताया था। जोलिया ने बात का रुख बदला। हाँ, रेगिस्तानों में उगने वाले खुदरू पौधों पर कीड़ मार दवाओं के असरात के हवाले से। मैं समेत 5 अफराद की टीम है। अच्छा खासा एडवेंचर रहता होगा। हाँ, अगर तहकीक के दौरान कोई ऐसी हकीकत सामने आ जाए जो पहले से किसी के इल्म में ना हो। डंकन ने सोफे की पोस्ट से टेक लगाते हुए पैर सामने की जानिब फैला दिए। आजकल आपकी रिसर्च का महवर कौन सा इलाका है? दफातन जोलिया ने पूछा। डंकन मोर ने एक तवील सांस ली, फिर किसी कदर तवक्कुफ के बाद बोला, मिस जोलिया, शायद आप इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकें। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल जिन इलाकों की निशानदेही हमने कर रखी है वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल आजकल खासी मखदूश है। हमारे मुकामी साथियों ने हमें यही बताया है, लिहाजा अब हम गौर कर रहे हैं कि किस खित्ते से अपने काम का आगाज़ करें। वैसे शाहजार के अतराफ़ के सहराई मैदान भी हमारी तहकीक के लिए ख़ास से मौजू हैं। जोलिया उसके एतराफ़ पर हैरान रह गई। क्या X2 से कोई गलती हुई है? एक लम्हे के लिए उसने सोचा, कहीं ये लोग किसी बेदरर से रिसर्च मिशन पर तो नहीं जिसे X2 किसी साजिश का पेशखमा समझ बैठा हो। लेकिन उसकी याददाश्त में नहीं था कि आज तक X2 से इस नौयत की कोई हिमाकत सरजद हुई हो। लेकिन फिर ये क्यों कर मुमकिन था? अगर ये लोग शाहजार के हवाले से किसी हंगामा राय का सबब बनने जा रहे थे तो अपने हदफ को इस तरह शिकार करते फिरें। आप किस सोच में पड़ गई मिस जोलिया? डंकन मोर ने उसे टटोलने वाली नज़रों से देखा। मैं ये सोच रही थी कि दीगर इलाकों के बरक्स शाहजार के इलाके में आपको रिहाइश में मुश्किल भी दरपेश नहीं होगी। कुछ अर्सा पहले वहाँ एक 5 स्टार होटल भी तामीर किया गया है। इस होटल का तज़किरा मेरे साथियों ने भी किया था, लेकिन फ़िलहाल हम फंड्स की कमी का शिकार हैं। बेहतर होता आप रकम जारी होने के बाद काम का आगाज़ करते। दरअसल इस किस्म के फील्ड वर्क हम यूरोपीय खित्तों के लोग सिर्फ सर्द मौसम में अंजाम दे सकते हैं। यहाँ की गर्मी सहना हमारे बस से बाहर होता, आप तो समझ ही सकती हैं। और गालिबन यही वजह है कि आपने होटल के बजाय अपने दोस्त के यहाँ रिहाइश को तरजीह दी। दोस्त नहीं, दोस्त के दोस्त। मिस्टर आदम के कतालवी दोस्त मेरे भी दोस्त हैं। एक रोज़ उनकी मौजूदगी में यूं ही बरसबील तज़किरा कर बैठा था और उन्होंने मेरी मुश्किल आसान कर दी। वैसे आपका ख्याल दुरुस्त है मिस जोलिया कि अगर वसाइल होते तो हम होटल में क़याम को ही पसंद करते, लेकिन फिर तो शाहजार में आपको रिहाइश का मसला दरपेश रहेगा। शायद वहाँ आपको अपने किसी दोस्त के दोस्त दस्तयाब ना हो सकें। जोलिया मुस्कुराई। देखा जाएगा। डंकन मोर ने शाने उचका दिए। ठीक इसी वक्त जोलिया के हैंडबैग में रखा X2 का मखसूस ट्रांसमीटर थरथराया। एक सर्द लहर उसके सरापे में दौड़ गई। कॉफ़ी का खाली कप उसे मेज़ पर रखा और तवील सांस लेकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर डंकन मोर से नींद का बहाना करके बाहर निकल आई, लेकिन फिर न जाने क्यों उससे हकीकतन जहर पर नींद के नाकाबिले शिकस्त हमले का एहसास हुआ। न जाने ये ऐसी काफ़ी थी जो आसाब को झंझोड़ने की बजाय उन्हें सुलाने का सबब बन रही थी। नींद का बहाना हकीकत का रूप धार कर बहाना नहीं रह गया था। उसने आंखें खुली रखने की कोशिश की, लेकिन पलकें बोझल होती चली गईं। अजीब सरवर अंगेज सी कैफियत थी। इस कैफियत के बावजूद किसी न किसी तौर पर वो अपने कमरे तक पहुंच गई, लेकिन फिर ना उसे X2 की कॉल रिसीव करना याद रहा और ना ही जफरुल मलिक का हैरत की जाती से खुला हुआ मुंह, जिसके दिमाग में जोलिया की हैबत गदाई देखकर आगाज़ जवानी है ज़रा झूम कर चलते हैं वाला शेर कलबलाने लगा। ओके जी, तो आज तक के लिए इंशाल्लाह इतना ही। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।